हेलो, आज की इस वीडियो में हम HACP में फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ ये पहला पार्ट है वीडियो का। इसमें हम कुछ ऐसे सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ़र्स्ट एड के वक्त यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम शॉक के बारे में जान लेते हैं। तो शॉक इज़ द इमीडिएट लॉस इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब अगर सर्कुलेशन मतलब किसी भी तरह का सर्कुलेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम अचानक से अगर रुक जाता है, घट जाता है, तो वो शॉक पड़ जाता है पर्सन। और शॉक में होता क्या है, यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स कुछ शॉक के हैं, जैसे कि एंग्जाइटी होता है, रेस्टलेसनेस होता है। एंग्जाइटी मतलब बहुत तनाव होता है, रेस्टलेसनेस मतलब नींद नहीं आना होता है, बहुत थकान लगना होता है। इट ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कोमा। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और कोमा भी होता है। कोमा में क्या होता है कि इसमें कोई भी पर्सन लेटा हुआ है, उसको कोई कुछ पता नहीं चल रहा, वो लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहता है, जैसे सोए रहते हैं। नौसिया एंड वोमिटिंग। नौसिया मतलब होता है जैसे चक्कर टाइप का आना या मिटली टाइप का आना। और वोमिटिंग मतलब उल्टी होना। पेलर एंड स्वेटिंग। पेलर मतलब शरीर पीला हो जाना और पसीने खूब आना। डिस अकर इवन दो द पेशेंट फील कोल्ड। मतलब पेशेंट जो होता है वो कोल्ड भी महसूस करता है। फास्ट एंड वीक पल्स मतलब तेज़ी से और बहुत ही कमज़ोर पल्स होना। रैपिड एंड शैलो रिस्पायरेशन, और इसमें रेगुलर रिस्पायरेशन भी हो जाता है या स्टॉप भी हो जाता है। रैपिड एंड शैलो रिस्पायरेशन मतलब तेज़ी से लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रिस्पायरेशन होना, बहुत ज़्यादा सांस नहीं लेना। इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को हम रिश्योर करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए, आप ज़्यादा सोचिए मत, ये वो उनको मतलब पहले कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके बाद द पेशेंट इज लेड डाउन विद द रेज्ड लेग इफ़ देयर इज़ वोमिटिंग और इफ़ देयर इज़ इंटरफेरेंस विद ब्रीथिंग। मतलब अगर उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है या वोमिटिंग हो रही है तो उनको रिकवरी पोजीशन में, जैसे कि रिकवरी पोजीशन है, इसमें इन्हें लेटाया जाता है। 3/4 प्रोन पोजीशन भी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद उनके जो क्लॉथ्स होते हैं, जैसे गले के क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं जो कि टाइट बहुत होते हैं, इनके सीने के पास के जो क्लॉथ होते हैं और वेस्ट मतलब कमर के पास के जो कपड़े होते हैं उनको लूज़ कर दिया जाता है कि सर्कुलेशन अच्छे से हो, फिर कंफर्टेबल पोजीशन में वो रहें। द पेशेंट इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट और रग। उनको ब्लैंकेट या रग से कवर कर देना चाहिए और इनको इतना भी वार्म नहीं करना चाहिए जैसे वाटर बॉयल होता है। नहीं तो उनके कुछ सेंसिटिव एरियाज, कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जितना हो सके उनको दूर रखना है इन सब चीज़ों से, गर्म चीज़ों से, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों से। लेकिन हाँ, उनको कंबल से उड़ा सकते हैं क्योंकि उनको ठंड लगती है। एनी एसोसिएटेड इंजरीज ट्रीट है। अगर किसी तरह का इंजरी हो तो उनको पॉसिबल हो तो ट्रीट किया जा सकता है। नथिंग इज़ गिवन बाई माउथ। माउथ से कुछ भी नहीं देना है, ना स्मोकिंग करने देना है, कुछ अलाउ नहीं करना है, और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है। फर्दर आपको क्या करना है कि फर्दर इनके सर्जरी और ट्रीटमेंट हो सके लाइफ सपोर्ट के लिए, तो इनको सबसे पहले स्ट्रेचर में बैठा करके इनको हॉस्पिटल तक ले जाना है। कुछ इस तरह की उनकी जो सर हो, हेड हो, वो नीचे की साइड हो बॉडी से, सिर्फ एक्सेप्ट उनके जो चेस्ट या अब्डोमिनल इंजरी हो तो उस केस में ऐसा नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं स्नेक बाइट। तो स्नेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 3500 स्पीसीज़ हैं स्नेक के, लेकिन इसमें 250 वेनमस मतलब पॉइजनस है। कॉमनली जो पॉइजनस स्नेक है उनका नाम है कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन क्रेट्स, ब्रांडेड क्रेट्स, रसल वाइपर। इसमें से जो टॉप 20 है या 20 टाइप्स के जो सी स्नेक हैं। और पॉइजनस ग्लैंड क्या होते हैं स्नेक के, तो जैसे हम लोग के सेलिब्री ग्लैंड होता है वैसे ही उनके पॉइजनस ग्लैंड होते हैं। दे आर सिचुएटेड बिहाइंड द आइज। मतलब ये उनकी आंखों के पीछे होते हैं। ऑन ईस्ट साइड ऑफ द हेड, मतलब उनके हेड के ईस्ट साइड पे, और दूसरे साइड पे उनके जॉ के ऊपर। अब जो स्नेक के जो वेनम्स होते हैं, मतलब उनके जो पॉइजन होते हैं, तो स्नेक के वेनम होते हैं वो सलाइवा ही होते हैं उनके। जब ये ड्राई होते हैं तो येलो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। स्नेक वेनम इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस मिक्सचर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मिक्सचर हैं जो कि एंजाइम के साथ मिक्सड होते हैं। स्नेक के जो वेनम्स होते हैं, कुछ वेनम्स के बारे में यहाँ दिया, जैसे न्यूरोटॉक्सिन ए। न्यूरोटॉक्सिन ए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक की, और कार्डियो रिस्पायरेटरी सेंटर्स को, मतलब हमारे जो हार्ट और रिस्पायरेशन के बीच में जो सिस्टम होती है, यहाँ के सेंटर जो होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन बी विच अफेक्ट द स्केलेटल मसल एंड पैरालाइज देम। मतलब ये स्केलेटल मसल को अफेक्ट करते हैं और पैरालाइज कर देते हैं। और वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक हाइलुरोनाइडेज, कोलिनेस्टरेज, एंटीकोलिनेस्टरेज, फॉस्फेटेज और हेमोलाइसिस, ये सब भी इसमें मिक्सड होते हैं। अब इनका एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले
पंचर देखेंगे उनके वाउंड का, उनके घाव का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतने में बाइट कहाँ किया है। तो जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे जो 2 पंचर्स होंगे और या तो स्क्रैच होंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 से 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पॉइजनस नहीं होंगे तो पंचर नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ स्क्रैचेस होंगे। पेन यूजुअली इसमें जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें बहुत ही जलन की सेंसेशन होती है पॉइजनस स्नेक अगर काटते हैं तो। अगर नॉन पॉइजनस होता है तो वहाँ पे इतना पेन नहीं होता है। यहाँ पे जो स्वेलिंग होता है वो बढ़ते जाता है अगर पॉइजनस स्नेक ने काटा। अगर पॉइजनस स्नेक ने नहीं काटा है तो वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में स्वेलिंग होती है, स्प्रेड नहीं होता है। अब यहाँ करते हैं क्या है, टॉर्निक्वेट, मतलब वहाँ पे कुछ कपड़े या रस्सी का कुछ बांध देते हैं जिसकी वजह से फर्दर जो पॉइजन होता है वो सर्कुलेशन में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसको बांधते हैं तो कुछ इस तरह बांधते हैं कि लिम्फेटिक फ्लो जो हो वो होता रहे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बांध देते हैं कि पॉइजन जल्दी ना जा पाए आगे। और इसको हर 10 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए लूज़ करते रहते हैं। इसके बाद इसको किसी स्टरलाइज्ड कपड़े से पोंछते हैं, क्लीन करते हैं अच्छी तरह से। फिर इसमें पोटेशियम परमंगनेट का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, जो कि वेनम को, पॉइजन को एब्जॉर्ब करने का काम करने में मदद करता है। लोकल इंसिजन मतलब वहाँ पे थोड़ा सा 5 मिलीमीटर के डेप्थ का वहाँ पे कट लगाते हैं, जिससे वहाँ से हम ब्लड को स्क्वीज कर सकें। माउथ ज़रूरत पड़े तो माउथ से भी स्क्वीज कर सकते हैं, और ये पम्प से भी स्क्वीज कर सकते हैं, पर बहुत ही सावधानी से। उसके बाद एश्योरेंस देते हैं पेशेंट की आपको कुछ नहीं होगा, आप धैर्य रखिए, आँख मत बंद करिएगा। इसमें स्लीप नहीं करने दिया जाता है और उनको टी या कॉफ़ी दिया जाता है, इसलिए इसकी वजह से। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट चीज़ पॉइजन के बारे में। तो पॉइजन के केस में क्या होता है, तो पॉइजन इज़ एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी, इंजरिंग हेल्थ और प्रोड्यूसिंग डेथ। मतलब पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के फंक्शन के विरोध काम करता है, इसको इंजरी कर देता है या डेथ तक हो जाती है। पॉइजनिंग 3 तरह से हो सकता है, इंटेंशनल, होमोसाइडल और एक्सीडेंटल। ये इंजेक्टेड भी हो सकता है। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, इन्हेलेशन में जब पॉइजन गैस के फॉर्म में हम ले लेते हैं, इसको इन्हेलेशन की तरह से पॉइजनिंग बोलते हैं। इंजेक्शन जब पॉइजन को स्वेलो कर लेते हैं फूड के द्वारा। इंजेक्शन मतलब किसी इंसेक्ट के द्वारा अगर होता है तो। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से देते हैं। सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि रिस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं, रिस्पायरेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे पहला प्रायोरिटी होती है। इसमें नेक्स्ट कोर्स है वो पॉइजन के टाइप पे डिपेंड करता है। तो वॉमिटिंग को यहाँ सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए और समझना चाहिए पहले किस तरह का पॉइजन इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोरोसिव होता है, कोरोसिव में अगर एसिड या एल्कली अगर पॉइजन ले लिया है पेशेंट ने, तो उसमें जो लिप होते हैं, माउथ होते हैं, टंग होते हैं, बर्न होने लगते हैं, जले हुए होते हैं। तो इस केस में वॉमिटिंग नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस केस में अगर वॉमिटिंग करते हैं तो हो सकता है वो माउथ से निकलने के बाद वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में घुस जाए, जो कि उसको डैमेज करने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी नहीं करा सकते हैं। इस केस में भी वही होता है, वॉमिट करते वक्त ये एस्पायर कर सकते हैं वॉमिटिंग को उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जो कि उनको बहुत ही अफेक्ट करता है। इसमें 3/4 प्रोन पोजीशन, जो कि रिकवरी पोजीशन हमने दिखाया था, उस तरह इनको पेशेंट को लिताड़ देते हैं, वो बेस्ट पोजीशन होता है। उसके बाद फर्स्ट एड इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोरोसिव एसिड हो तो अगर पेशेंट ने कोरोसिव एसिड ले लिया हो तो उनको वॉमिट सबसे पहले नहीं करने देना है, उनको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए मिल्ड एल्कली को देते हैं, जैसे लाइम वाटर, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, प्लास्टर देते हैं दीवार के जो भी है, सोप देते हैं, वाटर देते हैं, कुछ भी देते हैं, धीरे धीरे करके इनके एसिड को कम करने का काम करते हैं। यहाँ पे मिल्क और जो एग की एल्बुमिन है, उनको फ्रीली दिया जा सकता है, ये बहुत अच्छा असर करते हैं। अगर कोरोसिव एल्कली हो तो इसमें वॉमिटिंग इसमें भी नहीं करने देते हैं, इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर देते रहते हैं, डाइल्यूट एल्कली देते रहते हैं। अगर पॉसिबल हो तो 1-2 टेबल स्पून विनेगर देते हैं, ऑरेंज, लेमन जूस और वाटर ये सब देते हैं मिक्स करके। अगर किसी ने इंसेक्टिसाइड ले लिया तो वैसे तो यहाँ पॉइजनिंग इंसेक्टिसाइड की वजह से कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पर्सन जानता है कि इंसेक्टिसाइड्स बहुत ही ख़तरनाक होता है, पॉइजन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे केयरलेसली यूज़ हो रहा हो या यहाँ पे कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड की वजह से पॉइजनिंग होती है। उसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स होते हैं एक्सेसिव स्वेटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना, सेलिवेशन मतलब बहुत ज़्यादा मुंह से सलाइवा निकलना,
कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल मतलब आँखों की जो पुतलियाँ हैं उनका बहुत ही सिकुड़ जाना, पल्स के घट जाना, सांस लेने में परेशानी होना। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल एस्पायरेशन भी दिया जा सकता है अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो। द स्पेसिफिक एंटीडोट इज इंटरवेनियस इंजेक्शन ऑफ एट्रोपाइन सल्फेट। इनका जो स्पेसिफिक एंटीडोट होता है वो एट्रोपाइन सल्फेट का इंजेक्शन होता है, जिसको इंटरवेनियस दिया जाता है, मतलब नसों में दिया जाता है, और इसको ट्रेन पर्सन द्वारा ही दिया जाना चाहिए। नारकोटिक, जैसे नारकोटिक में हेरोइन होता है, मॉर्फिन होता है, उससे रिलेटेड कंपाउंड होते हैं। तो ये सब ड्रग्स जो है स्मॉल अमाउंट में पॉइजन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाए या रिपीटेड टाइम के लिए लिया जाए तो ये एडिक्शन का काज भी बन सकते हैं। तो इनके जो सिम्टम होते हैं ओवरडोज के वो है ड्रॉनेस, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा चक्कर आना, दिमाग बंद पड़ जाना। इमीडिएट मेडिकल केयर शुड बी ऑब्टेन। यहाँ रिस्पायरेशन भी कम होने लगता है, आँख के जो पॉइंट होते हैं पिन टाइप के मतलब सिकुड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएटली हेल्थ केयर दिया जाता है। अर्जेंट केस में यहाँ पे ट्रेन पर्सन के द्वारा नैलोक्सोन इंटरवेनियसली दिया जाता है। इसका डोज होता है 0.4 to 1.2 मिलीग्राम एडल्ट के लिए और 10 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ चिल्ड्रेन। स्लीपिंग टैबलेट, अगर किसी ने स्लीपिंग टैबलेट खा लिया हो लाइक वैलियम एंड बार्बिट्रेट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट स्लीप, तो इसकी वजह से बहुत ही नींद आने लगता है। डीज ड्रग्स में सम टाइम टू टेक इन ओवरडोज फॉर कमिटिंग सुसाइड, तो सुसाइड करने के लिए बहुत बार इन्हें ओवरडोज में भी ले लिया जाता है। द सिम्टम्स ऑफ पॉइजन्स आर डीप कोमा, मतलब इसके जो सिम्टम्स है वो है डीप कोमा, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बहुत गहरे कोमा में पहुंच जाते हैं। रिस्पायरेशन बहुत ही घटने लगता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही घट जाता है, फीवर पल्स एंड ब्लड कोल्ड स्किन, और मतलब इसमें पल्स बहुत ही कम चलने लगते हैं और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। फर्स्ट एड इसमें दिया जा सकता है वो है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। अगर यहाँ पर रिस्पायरेटरी फेलियर हो तो द पेशेंट मस्ट बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल एट द अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द जितना हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल तक शिफ्ट करते हैं। एस्पिरिन अगर ज़्यादातर खा लिया हो, इट इज़ सम टाइम यूज इन लार्ज डोज फॉर सुसाइड, सुसाइड के लिए ज़्यादातर इसमें लार्ज डोज में ले लेते हैं लोग। तो सिम्टम्स इनके क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग सिम्टम, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ऐसे पर्सन को, बहुत जल्दी सांस लेते हैं, पसीने बहुत आते हैं, कानों में अजीब सा सुनाई देने लगता है और सुनाई देना बंद कर देता है। रेयरली कोमा होता है रेयरली। फर्स्ट एड इसमें जो दिया जाता है उसमें सबसे पहले उल्टी कराई जाती है, एमिटिक दिया जाता है। इफ़ लार्ज डोज हैव बीन टेकन, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डोज ले लिया है इसने पर्सन ने तो इसके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। फूड पॉइजनिंग करता है, ये कुछ ऐसे फूड को खाने की वजह से होता है जो कंटामिनेटेड होते हैं केमिकल से। इसका सिम्टम्स होता है पेन, दर्द होना पेट में, वॉमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया होना। इट मे कॉज साइमल्टेनियसली इन सेवरल पर्सन्स हु हैव टेकन इन द सेम फूड, मतलब अगर सेम फूड बहुत से लोगों ने खाया है तो सबको होने लगता है ये। तो ये भी एक सिम्टम जानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। द पेशेंट मस्ट बी क्विक एग्जामिन बाय डॉक्टर, पेशेंट को क्विक डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन करवाना चाहिए। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल मस्ट बी टेक केयर ऑफ इमीडिएट सिंस दे गेट सेवरली डिहाइड्रेटेड ड्यू टू वॉमिटिंग एंड डायरिया, मतलब जो चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल हैं उनके क्या ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि उन लोग को वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लड में सर्कुलेशन की कमी आ जाती है और चक्कर उक्कर भी आने लगते हैं इन लोग को। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि एक धुआं होता है जो कि पॉइजनस गैस है। तो सोर्स ऑफ पॉइजन आर फ्यूम, पेट्रोल इंजन और गैस फायर, गैस की फायर के, पेट्रोल इंजन के, सब फ्यूम्स जो होते हैं सोर्स है पॉइजनिंग के, कार्बन मोनोऑक्साइड के। सिम्टम आर गिडीनेस, हेडेक, टाइटनेस ऑफ चेस्ट फॉलोड बाय वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, चेस्ट टाइट होने लगता है, कोलैप्स, पैरों हाथों में बहुत जकड़न होने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता है। द विक्टिम में हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पिंक अपीयरेंस, मतलब जो विक्टिम होता है वो उनका अपीयरेंस पिंक होने लगता है शरीर। द पेशेंट मस्ट बी ड्रैग्ड आउट टू फ्रेशली एयर, इट शुड बी गिवन आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन इफ़ पॉसिबल, अगर ज़रूरी हो तो उनको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली दिया जा सकता है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आगे के वीडियो में भी फ्रैक्चर के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, फर्स्ट एड, और इसके बाद में हम लोग का ये पहला चैप्टर, मतलब पहला नहीं चैप्टर है लेकिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, देखते रहिएगा। थैंक यू।